बताओ जी, तो जिन लोगों को 28 में डाउट है चैट में सर बताओ। क्वेश्चन टू। हम्म। सर सेकंड वाला देखिए। बताओ। सर इसमें रैंक तो 3 है, तो ए एक्स इक्वल टू 0 मतलब अगर 0 को बी मैट्रिक्स ले तो ऑगमेंटेड का भी रैंक 3 रहेगा, तो बी भी तो ट्रू होना चाहिए ना, यूनिक सोल्यूशन वाला। ए एक्स बराबर 0, रैंक ए कितना है? 3 आया। 3 है। यहाँ एम कितना है, एन कितना है? सर एम ज़्यादा है बट मैं नहीं, वैसे समझे नहीं पूछ रहा तुम। हूँ। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। सो व्हाट इज एम, हाँ, व्हाट इज एन? नंबर, वैल्यू। एम 3 है और एन 4 है। हाँ। और ए का रैंक कितना है? 3 आया। और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना है? 3 है। 3 है। तो ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो अगर दोनों इक्वल हाँ। है तो क्या चाहिए, क्या तुम्हें पता है? यूनिक सर सोल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है? सर दोनों इक्वल होता है तो, और रैंक इक्वल होता है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाता है ना। रैंक इक्वल होता है, ये क्या होता है? तो मतलब जो रैंक है वो इक्वल हो जाता है, अच्छा ऑर्डर के इक्वल होने पे। तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है यहाँ पे। तुम्हें थ्योरम देख के पढ़ के बताओ मुझे, अगर नोट्स मैंने लिखाए हैं या कहीं भी लिखा हुआ है गूगल कर दो, बुक में देख लो। थ्योरम पढ़ के बताओ। तुम्हें थ्योरम ढंग से समझ नहीं आया अभी तक, ये दिक्कत है। कोई बताओ जिनको समझ आया हुआ है कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इन्फिनाइट होता है और कब नो सॉल्यूशन होता है। भाई एग्जाम आ गया, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए कहता हूँ रिवीजन बार बार करो। सिलेबस को 50 बार रिवाइज करो, पीवाई क्यू 10 बार सॉल्व करो। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा, वरना इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बताओ कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इन्फिनाइट होता है, इतना ही बता दो। एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ मुझे। थ्योरम मैंने भी लिखाए होंगे, हर बुक में लिखा होगा, हर जगह वही यूज होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, स्पेशली सॉल्यूशन डिसाइड करने के लिए। क्या होता है? देख के बताओ भाई प्रियांशु, तुम ही देख के बताओ नोट्स में मैंने क्या लिखाया है। वो था कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और तब सॉल्व। डिटर्मिनेंट तो तब आता है भाई जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तुम 3x4 में कैसे हाँ। निकालोगे डिटर्मिनेंट? अच्छा इसमें निकलेगा नहीं तो मैं फिर देखा नहीं। फिर ये तो दिक्कत है भाई, सिलेबस को ढंग से थ्योरी रैंक डेफिनेशन इसको रिवाइज करो। रैंक रैंक जब कॉलम के नंबर इक्वल होता है। हाँ सिंपल, ए अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सो ए एक्स बराबर बी एक सिस्टम है, पहला स्टेटमेंट लिखाया होगा रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन यूनिक सॉल्यूशन। और ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। इफ एंड ओनली हो ना हो, वन वे तो है। ऐसा है तो अभी ये यूज करेंगे बस हम। बताओ, अभी तक थ्योरम ठीक से नहीं पता है तुम्हें, क्लास में कितनी बार लिखाया होगा। ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, सिंपल सा है। 90% क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के थ्योरम में सॉल्व होता है। तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन है तुम्हारे? इसमें N4 है, बताओ ए का रैंक 4 है क्या? तुम जो कहना चाह रहे हो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यस सर ये मैं भूल गया था। रिवाइज करो सिलेबस, जो टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन, थ्योरम, है ना, ये सब बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो रैंक 3 है नलिटी, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। ये भी मैट्रिक्स में रैंक नलिटी थ्योरम, कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। एन फिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम ही आएगा यहाँ पे। ये है। लिखो जिन लोगों को जो भी डाउट चैट में लिखो, सो दैट को देखेंगे ना। टेस्ट 48 में, क्या 28 ना, 28 में 9 एफ आर से आर डिफाइंड है। तो बी में क्या डाउट है, क्या लिखे थे 9 के ऑप्शन बी में क्या डाउट है? सर ये लोकल मिनिमम आ रहा है 0 पे, ओरिजिन पे। अच्छा अच्छा, यहाँ मैक्सिमम है, तो इसका क्या निकला है इसका?
हैंड मिनिमम अकर्स ऑन दिस। तो मिनिमा तो ये भी कह रहा है, देखते हैं। सो ये जो है आपका क्या लिख रहा है ये? हम्म, सो ये जो मेरा एफ एक्स वाई है, ये है एक्स की पावर 6 माइनस 2x² वाई माइनस एक्स की पावर 4y प्लस 2y²। अब मैं यहाँ से निकालूंगा एफ एक्स, तो वही 6x5 माइनस 4xy माइनस 3x³ सॉरी 4x³ y, है ना। एंड सिमिलरली एफ वाई निकालो। अच्छा तो 0 0 तो आ ही जाना है ना। y से निकालोगे तो -2x² माइनस x4 4y, देख लो। अब हमें चाहिए होता है, मैं 0 0 पे बात करनी है ना, तो यहाँ से टेस्ट फेल हो रहा होगा ये ना। RT - S² जब निकाला होगा इसने 0 0 पे, तो यस सर, वो फेल हो रहा है। टेस्ट फेल हो गया। तो टेस्ट फेल जब हो गया तो यहाँ है ना, तो जब टेस्ट फेल हो ही गया है, तो इसको जरूरत नहीं है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो एफ एक्स वाई है, पहले 3 टर्म में x² कॉमन है, तो x² -2y। अच्छा, तो y तो कॉमन भी ले सकते थे ना हम लोग। x² प्लस 2y²। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अच्छा एक काम करते हैं, तो जैसे f00 तो यहाँ से आना है 0, जैसे f0 एप्साइलॉन निकालते हैं, x को 0 रख दो और y को एप्साइलॉन रख दो, तो 2 एप्साइलॉन² आ गया। अच्छा, और f ऑफ 0 या एप्साइलॉन कॉमा 0 लेते हैं तो क्या आएगा, तो x को एप्साइलॉन y को 0 कर दो, तो ये एप्साइलॉन की पावर 6 आ गई। अच्छा, तो ये तो हाँ, तो मैक्सिमा तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ये तो f00 से ज़्यादा ही है। तो f00 पॉइंट ऑफ मिनिमा ही हो सकता है, मैक्सिमा तो हो नहीं सकता। जो आप कह रहे हो। और बाकी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये इन जनरल दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स वाई इज मोर देन इक्वल टू f00 फॉर ऑल एक्स वाई इन नेबरहुड ऑफ 0 0। ये दिखाना है कि 0 0 के नेबरहुड में हमेशा ऐसा होगा। तो इसके लिए थोड़ा करना क्या होता है कि हमें कोशिश करनी होती है हम परफेक्ट स्कोर बना ले कहीं पे, तो उससे काम हो जाता है। क्या ऐसा परफेक्ट स्कोर टाइप का कुछ बना सकते हैं जिससे क्या हो जाए, इजीली दिखा सके कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 0 0 से ज़्यादा रहेगा। मैं ये दिखाना ना कि हम एक्स वाई कुछ भी लेंगे तो वैल्यू मतलब मिनिमा ही होनी है, ठीक है ना। तो जो आप कह रहे हो वही होगा, बट इसको प्रूव करने के लिए वही थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। जैसे एक तो मुझे समझ आ रहा है, इसमें अगर x4 हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, x² -y, है ना। और इसमें 2y कॉमन ले तो क्या बचेगा, x² -y। अच्छा, तो फैक्टराइज किया जा सकता है यहाँ पे, तो उससे क्या बचेगा, अगर पहले और इस टर्म में x4 कॉमन ले ले तो x² -y ना, और इन दोनों में अगर हम कॉमन ले ले 2y निकाल दे तो क्या बचेगा, x² -y, देख लो।
और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई x4 माइनस 2y, यही है। नाउ फर्दर क्या कर सकते हैं हम लोग, अब मुझे ये बताओ कोई ऐसा दो पॉइंट बताओ जहां पे एक ऐसा ए बी बताओ जहां वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए, और एक ऐसा सी डी बताओ जहां वैल्यू 0 से कम हो जाए। ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? देखो यहाँ ध्यान से, क्या हम ऐसा कोई दो पॉइंट ले सकते हैं 0 0 के नेबरहुड में जहां पे ऐसा हो जाए? पॉजिटिव तो बहुत सारे पॉइंट हमने देखे हैं, है ना, एप्सिलॉन 0, यहाँ पॉजिटिव तो हमें ये पॉइंट मिल गया। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां नेगेटिव आंसर आ जाए, ढूंढ सकते हो? सर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगर पॉइंट ढूंढेंगे तो वो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव तो नहीं देगा। नहीं, हम कहीं भी ले सकते हैं, क्वाड्रेंट फिक्स थोड़ी है। 0 0 के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट, किसी क्वाड्रेंट का पॉइंट ले सकते हैं हम, 1 2 3 4। सर वन में तो पॉजिटिव ही देगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में भी पॉजिटिव ही दे रहा है। कैसे पता आपको? सर जैसे अगर हम थर्ड में जाते हैं तो हम्म नेगेटिव वाई की वैल्यूज उसको प्लस कर देंगी, और ऑलरेडी वहाँ पे एक्स जो है टू के मल्टीपल, एक्स की पावर 2 के मल्टीपल में है, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे इसको मैं ब्रेक करूं तो x माइनस रूट वाई, लेकिन रूट वाई तो मैं तब कर सकता हूं जब मैं श्योर हूं कि ये पॉजिटिव है ना? तो रूट वाई तो नहीं कर सकता मैं। सो यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर आएगा और एक y बराबर x4/2 आएगा। तो इस बीच का कोई वैल्यू लो, ठीक है, यू चूज सम वैल्यू इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल x की जगह मैं अगर ले लेता हूँ एप्साइलॉन, ठीक है ना, मान लो अभी, तो एक वैल्यू एप्साइलॉन स्क्वायर एप्साइलॉन 4 की पावर 2, इस बीच का कोई नंबर, तो एप्साइलॉन कुछ फिक्स कर लो अपनी मर्जी से। लेट से मैं लेता हूँ 1/100 अभी के लिए मान लो, तो अभी ऐसा मान लिया, कोई नंबर ले लिया 1/100 एक्स को, तो इन दोनों के बीच का एक नंबर नहीं चूज कर सकते हम? देखो जरा अभी, तो जब एक y होगा 1/1 पे 4 0, और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग जो y आएगा, है ना, 100 में ले लिया ना, तो और 100 को जाए हम कुछ वैसा ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 और इस पे आई थिंक 8 zeros हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग। एक्स हमारा कॉमन है, एक्स हमने सेम लिया, वही x/100। तो इन दोनों के बीच एक नंबर सजेस्ट करो, अब उस पे काम करो, देखो क्या होगा। हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ, नाउ देखो एक पॉइंट ऐसा करो कि यू चूज अ पॉइंट f ऑफ 1/100 और इस बीच का एक नंबर चूज करो। 1/10,000। हाँ, कुछ ऐसा ले लो, नहीं इस बीच का ना थोड़ा नंबर ऑफ जीरोज बढ़ा दो, इस पे जरा वैल्यू निकालो। इस पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, बस इतना जानना है हमें। एक्स तो हमारा फिक्स है ना, एक्स तो मैंने वही रखा हुआ है, वाई एक्स से पॉइंट हमने चेंज कर दिया, ये नेगेटिव आंसर देगा, चेक करो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई डेल्टा चूज करूं एप्साइलॉन स्क्वायर और एप्साइलॉन के 4/2 के बीच, या वाइस वर्सा, जो भी लार्जर है उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो एप्साइलॉन अगर 0 1 के बीच ले रहे हो तो छोटी हो जाएगी, तो ये तो मतलब जाई मैं इन दोनों के बीच अगर चूज करूँ ना, तो एफ ऑफ एप्साइलॉन कॉमा डेल्टा जो होगा या जाई जो होगा वो नेगेटिव आएगा, चेक करो।
कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 4.5 भी तो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2 एंड 4.5 हाँ इफ वो यू वांट। लार्ज नंबर हो जाएगा, स्पेशली हम ट्राई करते हैं कि जीरो के नेबरहुड में ले, तो वैसा होता है, तो वो भी ले सकते हैं। बट चूंकि लोकल की बात होती है, जीरो के नेबरहुड में कोशिश करते हैं लेने की। तो इन टाइम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स को मैं एप्सिलॉन लूंगा ना, तो यहाँ से जीरो आएगा, वाई बराबर एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ से रूट आएगा वाई और एप्सिलॉन 4/दिस। तो इन दोनों के बीच का एक नंबर लूंगा ना मैं, तो वैल्यू क्या होगी? तुम ऐसे भी सोच सकते हो नंबर लाइन पे क्या होगा, है ना। अगर एक्स को एप्सिलॉन रख दे तो, है ना, एक एप्सिलॉन को डिपेंड करता है वैल्यू कहाँ है, हो सकता है एप्सिलॉन 4 और 4 इधर, एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ हो। तो इसके बीच का तुम वो जानते हो साइंस की प्लस माइनस प्लस वाला, तो इस बीच के नंबर पे वेवी कर्व मेथड जो होता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से ये समझ आया कि जीरो इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इनफैक्ट ये जो सॉल्यूशन लिखा है, ये जो अप्रोच है ना, ये पॉइंट लेने वाला अप्रोच, ये तब यूज करते हैं जब हमें दिखाना होता है कि जीरो जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब प्रूव नहीं कर सकते पॉइंट, 2-3 पॉइंट लेके तुम ये नहीं कह सकते कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा। तो वैसा तब हो पाता जब मैं ये दिखा पाता यहाँ पे कि ऐसा हो रहा है, अगर मैं ये प्रूव कर पाता। पर ये प्रूव कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे काउंटर एग्जाम्पल मिल गया है, तो ये प्रूव तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है कि जीरो जीरो इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इट इज अ सैडल पॉइंट। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। और सॉल्यूशन जो लिखा है वो उस तरह से नहीं लिख सकते कि 2-3 पॉइंट चूज कर लिए और हमें पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब मैक्सिमा है या मिनिमा है, ऐसा नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। तो सर एक बार टेम्पलेट दिखाना। जी, एक मिनट, इसमें सी है ना। हम्म, ओके सर। हम्म, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 28 का है ना ये जो क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 9 नंबर, है ना। 11:32 में क्या है जी? 11:32। सो 11 है, सर इसमें मीन तो निकाला, बट वो आया 1/n लैम्डा, तो उसको एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझ नहीं आ रहा। एक्स आई एक्सपोनेंशियल लैम्डा है एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो ये तो, अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला था ना, आई थिंक इसने फर्स्ट को nth में कैसे कर दिया है। क्या थ्योरम होता है जी इसका कि x1 x2 xn अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, आई थिंक ये फॉर्मूला होता है ना, तो रेट लैम्डा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? n लैम्डा। हाँ, तो अगर लैम्डा रेट है तो यहाँ पे लैम्डा क्या है इसने क्लैरिफाई नहीं किया है, और रेट है तो ये हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है ये? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक की। ऐसे कैसे होगा भाई? तो ये n लैम्डा है, अच्छा। अब यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, मुझे तो नहीं याद है ऐसा कोई फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल में, ऐसा तो नहीं है। तो डिराइव कर सकते हैं, तो डिराइव करो इसका। जरूरी नहीं जो उसने आंसर लिखा वही आए, एक बार चेक करो क्या आएगा।
तो अगर मैं बात करूं, अगर ये डिपेंड करता है कौन सा वाला पीडीएफ है, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स वाला, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का आप लोग ऑलरेडी पीडीएफ का फॉर्मूला जानते होगे, है ना। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? n1 minus CDF power n minus 1 into PDF. n इंटू 1 minus CDF power n minus sorry नहीं नहीं, CDF power n minus 1 हाँ into ये, PDF. सो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है ना, फर्स्ट ऑर्डर में 1 माइनस होगा तो ये आएगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए पीडीएफ, तो यहाँ से आप पीडीएफ निकालेंगे, सो n और इसका सीडीएफ आता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसकी पावर n माइनस 1 और लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ये आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ। अब इसका निकालिए एक्सपेक्टेशन, जो भी आएगा वही सही आंसर होगा। तो लेट से मैं टी करके लिख देता हूँ nth ऑर्डर स्टैट्स के प्लेस पे, यहाँ x के बजाय t है, x लिखना है x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन राइट x इनटू पीडीएफ। सो n 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की पावर n माइनस 1 लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी। नाउ द क्वेश्चन इज कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, बताइए। जो आएगा वही आंसर सही होगा। ये इंटीग्रेट करो इसको, तो इसको t मान लो, लेट्स से दिस इज t एंड देन करो भाई, इंटीग्रेट करो सब लोग। तो dt यहाँ से निकालोगे, ये आ जाएगा, और dx ये बनेगा, तो ये तो बन जाएगा dt, ये बन गया t की पावर n माइनस 1 और बाहर है x, तो x की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो x यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, आ जाएगा। तो यहाँ से x निकालोगे तो आई थिंक आएगा -1 log 1 माइनस टी, ऐसा कुछ देखो। ये आएगा, तो ये हो गया। तो वो ना वो थ्योरम एक्चुअली लगाने की कोशिश किया है, जो कि मुझे लगता है वो गलत है। सो यहाँ से आ जाएगा -1 बाई लैम्डा log 1 माइनस टी इंटू दिस। अब ये इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होगा, है जी, देखो। तो मुझे लग रहा ना वो पूछना फर्स्ट एक्चुअली हुआ क्या है, मैं वैसे बता देता हूँ। जो उस क्वेश्चन उसने बनाने की कोशिश की है ना, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है जो पूछना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है, जिसने कहीं से क्वेश्चन बनाया है, कि ये वाला पीडीएफ है 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम निकालेंगे, पूछना क्या चाहा है इसने, 1/2 1/3, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यों लिखा है, ये तो गलत सा लग रहा है ना। nth मैक्सिमम में ऐसा क्यों होगा, ये तब होता जब ऐसा पूछता हमसे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो यहाँ आई टाइम एक्स होता, ओके फिर यहाँ लैम्डा, हाई लैम्डा हो सकता है ना। हाँ वैसा कुछ आई लैम्डा टाइप का ना। मतलब यहाँ पे ऐसा होता कि पूछ देता तुमसे आई इंटू लैम्डा आई या एक्स आई फॉर एग्जाम्पल दिस, तो इसका जब निकालते तो क्या आता, उसके अकॉर्डिंग कुछ देखना पड़ेगा, या 1/i इंटू वैसा कुछ। तो ये मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है, इसका कुछ वैसा आ जाएगा। ये कुछ क्या कहना चाह रहा है ना, ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स होगा, ये तो करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इसने कुछ भी कर दिया है, क्योंकि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है मैक्सिमम है। रेट अगर लैम्डा है तो मीन 1/लैम्डा होगा, बट ये क्यों होगा 1/1 प्लस 1/2, आई थिंक ये गलत सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। या तुम अगर यहाँ log का एक्सपेंशन लिख दो तो कुछ होगा इसमें। अगर मैं सोच चलो यहाँ log का एक्सपेंशन लिख देते हैं, लेट्स से यू राइट एक्सपेंशन ऑफ log x, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन तो आता होगा सबको, यू राइट एक्सपेंशन ऑफ log 1 माइनस एक्स,
एंड देन इंटीग्रेट करो, क्या आता है? अच्छा, यहाँ लिमिट चेंज करना रह गया, हमने ये किया था। तो लिमिट जो होगा t, तो इसको ले लिया तो लिमिट 0 to 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 होगा, 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ, 0 to 1। अब ये log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन खोलो जरा, एंड देन यू सिंप्लीफाई इट, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन है 0 से 1 में, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन रख के सिंप्लीफाई करो, आता है क्या वैसा, चेक करते हैं। क्या होता है एक्सपेंशन, कोई बताओ? log 1 माइनस लैम्डा का एक्सपेंशन क्या है? तो माइनस बाहर आ समेशन जाएगा। t की पावर r अपॉन r। 1 प्लस टी, माइनस बाहर होगा, माइनस बाहर प्लस कर दिया हमने, है ना। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, ये 1 तो नहीं आएगा शायद ना। तो ये आता है t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यू बाई 3, इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड t की पावर n माइनस 1 डी टी। अब जरा इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? पहले मल्टीप्लाई कर लो, आएगा क्या, ऐसा आएगा। तो ये t को t की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बनेगा, t की पावर n, यहाँ t की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, टी की पावर n प्लस 2 अपॉन 3, ये चलता रहेगा ऐसा। अब इंटीग्रेट करो इसको, क्या बनेगा, 1 बाई लैम्डा, और इसका टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1 करोगे तो ये ऐसा आएगा। फिर इसका करोगे n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, तो 2 टाइम n प्लस 2, ऐसा होगा, एंड सो ऑन 3 टाइम। तो ये ऐसा कुछ बन सकता है, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज था ना। तो वापस इसको सर हम लास्ट, मल्टीप्लाई में n था ऊपर। हाँ सर मल्टीप्लाई में n भी था ऊपर। n था, अच्छा। तो एक मिनट, ये जो आपके पास, हाँ अच्छा उसमें n था ना, ये n रह गया। सो ये जो हमारे पास n है, ये यहाँ n था ना एक, जो मैंने छोड़ दिया है n, तो यहाँ n बाई लैम्डा, n बाई लैम्डा, तो यहाँ n है, एंड सो ऑन। तो ऐसा तो कुछ बन रहा है, तो 1 बाई लैम्डा बाहर, n अपॉन n प्लस n 1, कॉमन ले लेंगे नीचे से। क्या n, यस सर। तो ठीक है, तो क्या बनेगा फिर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, फिर 1 प्लस 2 बाई n, चलता तो यही रहेगा। बट वैसा तो नहीं आया जैसा आंसर लिखा हुआ है। सर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पे तो हो जाएगा वो। हाँ, आई थिंक n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब आ जाएगा। हाँ, तो शायद वो ऐसा पूछना चाह रहा हूँ मे बी, जैसे इसमें अगर मैं n टेंस टू दिस विल टेंड टू, तो n अपॉन n प्लस 1 1 हो जाएगी, n अपॉन n प्लस 2 1 हो जाएगी, n अपॉन n प्लस 3 1 हो जाएगी, तब वो आएगा जो उसने लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 3 डॉट डॉट डॉट, बट n तक नहीं है तो इन्फिनिटी तक चला गया, है ना। सो ये हो गया एक्चुअली। तो ये तब आया डॉट 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 है जब n लार्ज है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा n मोर देन 3, है ना। लेकिन इसने तो n तक स्टॉप कर दिया है, तो ये तो तब इस तरह का बनेगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, है ना, ये होगा। तो इसमें एक चेंज कर सकता है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो हो सकता है, देख लीजिए जी। तो ये है 11 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, तो इससे हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सो 11 के बाद क्या है? 32। सो 32 में टी का डिस्ट्रीब्यूशन टी एन है, डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन एफ एन एम है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। सर इसमें बस ऑप्शन सी का बता दीजिए कि ये रिजल्ट है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। एक एन से डिवाइड करोगे तो डब्ल्यू अपॉन एम बाई एन प्लस डब्ल्यू है ना। सो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस एम बाई एन, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ये वीके रोहतगी में तुम्हें मिल जाएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। वीके रोहतगी ए के एम डिस्टला वाले थ्योरम है एक्चुअली। तो उसमें तुम्हें ये डायरेक्ट रिजल्ट है, वो तुम्हें मिल जाएगा। डिवाइड करो एम बाई एन प्लस डब्ल्यू, तो उसमें रिजल्ट ही है, उसने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। और सर ये ऐसे बीटा सेकंड काइंड के लिए भी कोई रिजल्ट है क्या इसमें? हाँ, बीटा 1 से बीटा 2 बना सकते हो। बताओ बीटा 1 से बीटा 2 बनाए रियल। मान लो ये x है फॉर एग्जांपल, तो x है, तो x को x बीटा फर्स्ट काइंड mn है, तो बीटा सेकंड काइंड कब बनता है? थ्योरम याद है? बीटा फर्स्ट काइंड से बीटा सेकंड काइंड के ट्रांसफॉर्मेशन का, 1 प्लस एक्स। तो उसको है ना 1/1 प्लस एक्स कर लो इस तरह से। तो दिस अपॉन 1 प्लस दिस कर लो, तो बीटा सेकंड काइंड बन जाएगा विद सेम पैरामीटर। ये है, तो बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ओके सर। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सर जी सर यहाँ पे n अपॉन एन प्लस एन एम एक्स होता है, तो वैसे ही दूसरा वाला भी होता है क्या कुछ? लाइक जैसे अगर x f m n है, हाँ। तो n अपॉन एन प्लस एम एक्स होता है, बीटा 1 बनता है। हम्म मतलब दूसरे के लिए भी होता है क्या? मतलब अगर पैरामीटर घुमा दे n और m को। कोई दिक्कत तो वैसे वहाँ भी घुमाना पड़ेगा थ्योरम में भी। कोई दिक्कत है ना, वो तो mn तो आर्बिट्री है, उसका डमी वेरिएबल टाइप का है। तो mn वहाँ घुमाओगे तो रिजल्ट में भी mn को घुमाना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये है। मतलब दोनों के लिए ट्रू होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। सो 39 में क्या है? कि एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग मेमजी एफ दिस, तो ये यूनिफॉर्म 0 5 है ना। तो एक्स आर डिनोट द rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वी डिफाइंड y, क्या है ये y1 n इंटू 5 माइनस एक्स एन, y2 n इंटू x2, ऐसा। तो y1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू y1 एंड y2 कन्वर्जेस इन y2। देन क्या दिक्कत है भाई? तो सीडीएफ, सर इसमें y2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल नहीं आ रहा, y1 का तो आ रहा था, y2 सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, तो y2 इन x2। ओके, देखते हैं। तो यहाँ सैंपल साइज है ना n का है, इस सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना 2 के बजाय n होगा शायद, n टाइम एक्स एन, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो क्या आएगा? अच्छा, y1 का आ गया ना। ओके, चलो करके देखते हैं। तो मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल में? इसको चेंज करो थोड़ा सा। ये जो है ना 39 है, सो 39 में आपको दे रखा है कि x1 x2 xn ये सीक्वेंस है यूनिफॉर्म 0 5 से, ठीक। तो xi अपॉन 5 यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा ना। mgf पहचान का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो वहाँ तक तो उसने भी किया है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स यूज़ किया है कि नहीं? अगर किया होगा तो सही है। यूज़ तो किया है, nx2 ही यूज़ किया है ना। तो यहाँ यूज़ तो किया है इसने कि x2 लेस देन इक्वल टू दिस, देन इंटीग्रेट कर दिया। दिक्कत ये सॉल्यूशन देख के करो, दिक्कत तब आती है। तो यहाँ पे है हमारे पास। अब मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बीटा फर्स्ट काइंड 2 कॉमा n-1। अब तुम्हें चाहिए किसका CDF? तो अभी के लिए मान लेता हूँ W, जो उसने लिख रखा है ना n टाइम x2, वो y2 लिख रखा है, मैं इसको जस्ट W बोल रहा हूँ। तो मुझे W का CDF निकालना, तो मुझे ये बता रखा है
कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी w लेस देन इक्वल टू लेट्स से स्मॉल t, सो दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है y2 कन्वर्जन डिस्टेंस y2 नॉर्मल y2, तो ये हो गया CDF ऑफ y2 एट t, है ना, ये CDF ऑफ w एट t है। चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं निकालता हूँ पहले वाट w की जगह पे है किसका नाम nx2 ना, तो nx2 लेस देन इक्वल टू t, तो प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू t बाई n, प्रोबेबिलिटी x2 बाई 5 लेस देन इक्वल टू t बाई 5n। ये इंटेंशनली मैं वैसा बना रहा हूँ उसको, ठीक है। सो अब मुझे बताओ ये जो है इसका कुछ नाम रख दो, u नाम रख दो अभी के लिए, या कुछ VW समथिंग, है ना, एक तो 26 लेटर ही है, कोई भी नाम चूज कर लो। तो ठीक है ना, क्या रखना चाहो, कुछ ऐसा रख लो, जेड रख लिया एग्जांपल के लिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जेड का CDF क्या होगा, पहले PDF क्या होगा, चलो PDF ऑफ जेड में लिखना है, जेड में ही लिख लो। तो ये बीटा 2 n-1 का PDF क्या होगा, कोई बताओ। x रेस टू 2 x और 1 माइनस एक्स, x की पावर 2 माइनस 1 माइनस x रेस टू n माइनस 2, हाँ x रेस टू अपॉन 2 बीटा 2 को माइनस माइनस हाँ, बीटा 2n कितना आएगा, गामा 2 1 होता है, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n n माइनस इंटू माइनस 1, ओके, तो ये आ गया। अब सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए इसका CDF निकाल पाएंगे क्या हम लोग, तो मैं x में लिख दिया, इसको z में लिख सकते, मैं x में लिख दिया, कोई बात नहीं। क्या इसका हम लोग CDF निकाल पाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे 0 से x में, अगर CDF लिख लेंगे तो इजी रहेगा, है ना, निकालो भाई CDF इसका। CDF तो सर बाय पार्ट से आ जाएगा, बाद में इंटीग्रेशन में लिमिट जब लगाई थी ना तो एक्सपोनेंशियल नहीं बन रहा। CDF तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाता, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही तो है इसका, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हम लोग फॉर्मूला भी तो जानते हैं CDF का, या PDF का भी, तो PDF तो यही आएगा CDF का, मतलब वही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको, 0 से x में इंटीग्रेट करना होगा इस फंक्शन को, n इंटू n माइनस 1। अब x वेरिएबल यहाँ x लिख रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल z है, तो वेरिएबल तुम कुछ भी t भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 टू x n इंटू दिस, और x यहाँ लिखने के बजाय अब तुम कुछ और कर लो ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। ये है, अब ये तुम्हें इंटीग्रेट, हाँ बाई पार्ट लगा सकते हो इजीली, तो बाई पार्ट लगाओगे तो आ जाएगा भाई। अब अगर ये आ गया, मुझे ये बताओ, अगर ये क्वांटिटी तुम निकाल ली है, तो CDF ही तो है, इसी का नाम तो मैंने z रखा हुआ है, तो ये है CDF ऑफ z एट वेरिएबल t बाई 5n, है ना। यहाँ अगर t से थोड़ी कंफर्टेबल हो तो कुछ और ले लो, u ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो, अब u से वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, है ना, क्योंकि 26 लेटर ही है, वो वापस आएगा। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है जो भी आएगा इसमें, तो यहाँ चूंकि मैंने x में आएगा ये, अब ये रखो, और फिर क्या करना होगा, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे इसमें, तो ये देखो कहाँ कन्वर्ज करती है, तो ये कन्वर्ज करेगी जब n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें लगाओगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, वो थ्योरम कहता है, मतलब डेफिनेशन कहता है, तो ये आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो हमें यही तो चाहिए था, अब ये आ गया तो चाहिए क्या क्वेश्चन में, यही चाहिए, y2 का एक्सपेक्टेशन और y2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। इसने क्या किया है, इसने वही तो किया है कि देखो मैं वही कर रहा था ना, एक्सन अपॉन 5 किया, तो यहाँ तो एक्सन के लिए किया x2 वाला बात हैं, तो x2 अपॉन 5 किया, फिर इसने क्या किया y बाई 5n, मैंने जो u बोला तो मैं ले लिया, y ले लिया इसने, तो अब ये क्या कर रहा, बाई पार्ट से इंटीग्रेट किया, जो तुम कह रहे थे ना, बाई पार्ट से इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया, अब लिमिट में निकालना आता होगा तो ईजी है, इसमें लगा दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लगाओ, मेन तो वही है, लिमिट ही निकालना है। तो ये कह रहा है कि ऐसा आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई 5,
तो ये कह रहा है कि ये जो लिमिट लगाओगे ना तो ये तुम्हारा बनेगा 1 माइनस ई की पावर टी बाई 5। और इससे ये समझ आ गया, अगर ये आया तो इससे ये समझ आया कि y2 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/5 है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करो, सोल्यूशन लिखा ही है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करने हैं। तो यहाँ बाई पार्ट लगाओ u और इसमें बाई पार्ट लगाओ, जैसे यहाँ लगा रखा है ऑलरेडी। लेकिन दिक्कत है कई बार ना, मतलब देख के हमें सॉल्यूशन समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि तुम जस्टिफाई करो क्यों सही है, इससे बेटर है खुद से सॉल्व करके देखो तो सही है। कर तो रखा है नहीं इसने। सर, दिक्कत तो यही आई थी, ये लिमिट्स जब लगाई थी ना तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे y/5 बच रहा था एक्सपोनेंट e की पावर y/5। नहीं नहीं, तो फिर मैं माइनस में ही उसमें, आएगा ना, प्लस में थोड़ी आएगा। नहीं e की पावर y/5 प्लस वाला भी एक बच रहा था टर्म जब लिमिट पुट की थी। अच्छा, एक तो पहले लिमिट पुट कहाँ की है, लिमिट पुट करोगे x की जगह ना, x की जगह पुट करोगे y/5n। कहाँ पुट, इसने पुट किया नहीं ना, तुम पुट करो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह रखना है y/5n माइनस x की जगह 0 रखना है। तो जब 0 रखेंगे तो चलो कुछ ना कुछ कट जाएगा, हाँ 0 रखने पे तो क्या आएगा, यहाँ तक तो ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ एक बार x को रखो अपर लिमिट, माइनस x को रखो लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करो क्या आता है, और फिर लिमिट लो ना, क्या दिक्कत है। हमें क्या करना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है। तो वी हैव टू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ तक मैं सही मान लूँ तो इससे क्या आएगा, अब वो ये कि इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा ना, कि इंटीग्रेशन तुम्हारा यही आएगा या उसने भी गलती कर रखा है कहीं। n×n-1 कहाँ गया उसका, n-1 तो नीचे दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर में उसका है। बीटा फंक्शन को खोलोगे, मतलब ये नहीं कि इसने जो लिख दिया तुमने वही मान लिया और आगे कंटिन्यू कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये भी तुम्हें चेक करना इन्हीं होगा। सर किया था, इंटीग्रेशन तो यही है, ये तो सही है। हाँ तो रखो x की जगह 5y/5n रखो। तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 होगा, y/5n। तो x को y/5n 1 माइनस y/5n पूरे की पावर n-1, और दूसरा 1 माइनस है ना y/5n दिस। अरे भाई ये कैंसिल होगा ना, n×n-1 कैंसिल होगा कि नहीं, किसके साथ कैंसिल होगा ये, जो बीटा फंक्शन आया था उसमें टू एन माइनस। तो तुम कैसे कह रहे हो यही आंसर आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। बीटा कहाँ गया, और इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डिनोम सर इन्होंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन अरे हद है, आंसर यही तो बाद में यही लिखा। तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं लिखा, सही लिखे बताओ क्या है, तो दिक्कत है बाहर ब्रैकेट के बाहर n×n-1 भी हाँ तो होगा, उसको कैंसिल मैं करके उसको नहीं फाइनल लिखा। वर्जन बताओ मुझे, फाइनल क्या आएगा, तो मुझे ये बताओ कि ये क्या आएगा, व्हाट इज दिस, बताओ ठीक से। मतलब यही पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, कि ये जो लिखा है ना ये क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ये नहीं कि इसने क्या लिखा है। तुम्हारा क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में लेकर थोड़ी जाओगे फर्रे बना के, एग्जाम में जो दिमाग में वही करोगे ना। बताओ मुझे क्या आया। अगर मैं उसकी मानूं तो ये है, वो तो सॉल्व करने के बाद समझ आएगा सही है गलत है, तो इंटीग्रेशन तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। मुझे लग रहा है ये एक एन इसकी वजह से वो एन कटा होगा, बीटा जब हमने खोला था n×n-1 आया था ना, तो एक एन तो इसकी वजह से कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं। अभी जो उसने लिख रखा है यहाँ सिर्फ 1 - n है,
ऐसा लिख रखा है ना। इसमें ठीक से बाई पार्ट लगाओ और बताओ यही आ रहा है क्या। यहाँ जो यू लिखा उसको मैंने टी लिख रखा है बस। ये जो यू है इसको यहाँ टी लिख दिया मैंने, लेकिन आंसर तो मेरा जीरो वो एक्स में आएगा। तो खुद ही कैलकुलेशन में बिलीव करोगे तो आंसर सही आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ, y/5 बाहर है मान लो, जो तुम कहना चाह रहे हो शायद। ये एक है ना, ये जो हाँ सर, वाई वाई फाइव बाहर है। 1 माइनस वाई वाई फाइव की पावर, वाई वाई फाइव एन की पावर n-1 ऐसा बचा रहा है। यहाँ इधर n नहीं बचा रहा है, और बाहर सिर्फ वाई वाई फाइव। इसको भी यहीं रखते हैं। ये सिर्फ अभी एक लिमिट निकाला है मैंने, ये सिर्फ अपर लिमिट रखा है, लोअर लिमिट भी रखना है। तो लोअर में क्या रख जीरो, तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो रखेंगे तो ये इसका लिमिट भी बाद में जीरो हो जाना है, एन टेंस इन्फिनिटी पे है ना। तो जीरो जाना वन रहेगा बाद में, वन रहेगा ना ये, ये रहेगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड सिंप्लीफाई होके क्या आना है, ठीक से केयरफुली सिंप्लीफाई करोगे आंसर अलग थोड़ी आएगा। तो वहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू वन माइनस एन है, वहाँ n-1 है, तो ये -y/5 टाइप का कुछ बच सकता है, 5n की पावर n-1 है। एंड माइनस में ये तो पहला टर्म है, मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर वो कैंसिल होगा, इसकी पावर n है +1, ये लास्ट टर्म 1 बनाएगा। अब मुझे बताओ पावर n-1 है, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, ये था ना एक n, मैं कह रहा हूँ इसका उससे कैंसिल हुआ है, देखना पड़ेगा कैंसिल हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये दोनों पार्ट ना 1 - e⁻⁻y थेगा, तो ये कहना चाह रहा है ये जीरो पे जाएगी, ये टर्म जीरो पे जाएगी। अब देखो n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी ये टर्म, वैसे जीरो पे तो नहीं जाएगी वैसे। तो इसका मतलब है कि यहाँ n रहा होगा तब जाके जीरो पे जाएगा, और उसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी n इंटू n-1 टाइप का होना चाहिए। ये कैसे आया n इंटू n-1 यहाँ पे, पावर ऊपर गया इसीलिए, तो यहाँ भी आना चाहिए था। पावर की वजह से ना, यहाँ थोड़े कैलकुलेशन में घपला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर तो वही आएगा, बस कैलकुलेशन में दिक्कत है। यहाँ बस ये है कि ये वाली टर्म जीरो पे जानी चाहिए, और ये टर्म 1 - e⁻⁻5 पे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, वैसा है। नहीं तो यहाँ y/5 तो फिर आ जाएगा जो तुम कह रहे हो है ना। तो अगर y/5 लेता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बनेगा, फिर तो उसके लिए CDF बनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कैलकुलेशन चेक करो, ये जीरो पे जाएगी, जो भी टर्म आएगी वो जीरो पे जाएगी। तो यहाँ आप कैलकुलेशन ठीक से चेक करो, ये जो पहला टर्म आएगा उसमें जब पुट करोगे तो वो टर्म जीरो पे जाएगी, ठीक है, ठीक से कैलकुलेशन करो, नहीं तो फिर पूछो, देखते हैं। दिक्कत ये सॉल्यूशन देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा, खुद से करो तो बेटर समझ आएगा।
यहाँ मैंने मोरलेस सॉल्व नहीं किया। सर, वो तो देखा ही नहीं था मैंने, किया खुद ही था, लेकिन फिर वो वाई वाई फाई बच रहा था, फिर तो मैंने सोचा ये तो बन ही नहीं तो रहा। अपना सॉल्यूशन भेजो मुझे, अभी भेजो, वो फोटो खींच के भेजो, देखता हूँ। सर दोबारा मतलब वो सही से नहीं किया, समझ नहीं आएगा। हाँ सही से लिख के भेजो, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। सही से मैंने आइडिया दे दिया है, सही से कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्लास भी थी, 1 मिनट, इनका क्लास हो गया जी नेट वालों का। ठीक। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38, क्या दिक्कत है भाई इसमें, चेंज ऑफ वेरिएबल आता है, इसका डाउट है ये। ट्राई किया था, आ नहीं रहा है आंसर। कैसे ट्राई किया था? इंटीग्रेशन से वो जो तुम्हें तुम्हें मेथड पता है, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड पता है? जैकोबियन वैकोबियन नहीं पता, वो निकाल, वो कैसे, वो तो नहीं वैसे है। नहीं कर पाओगे फिर, जैकोबियन नहीं पता है तो सीखो, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाए। ये जो जैकोबियन अप्रोच है, चेंज ऑफ ऑर्डर अप्रोच है, ये इसलिए बनाए गए हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सीधा सीधा नहीं सॉल्व होगा तो ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, तब जाके सॉल्व होगा, या वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। तो जैकोबियन नहीं पता है तो सीखो, तभी जाके सॉल्व होगा। सीखने के लिए सिलेबस या बुक खोलो, जैकोबियन मेथड देखो, इंटीग्रेशन में, डबल इंटीग्रेशन में, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं, ये चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक का नाम है। बुक में देख लो, या अगर कोर्स में हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। वैसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, तुम जिस तरीके से सोच रहे हो। तो उसके लिए ओके चेंज ऑफ सर। वेरिएबल लगाना पड़ेगा। जो एक रास्ता है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या डाउट है? ये भी तुम्हें तुम्हें वो नहीं 40 आता होगा, लिमिट एडजस्ट नहीं आता होगा। आ गया सर, ये 47, 47 सॉरी, लिखा था 47। 47। अच्छा 43, 41, 43। इसमें क्या डाउट है? ये तो कल ही कराया था मैंने क्वेश्चन, ये पिछले टेस्ट में भी था ये, जाके चेक करो। अच्छा हाँ, ये पिछले टेस्ट में भी था, कल कल तो कराया था ये फंक्शन। इनवर्स हाँ। सर ये कोई थ्योरम है क्या? एफ एक्स का इंटीग्रल और एफ इनवर्स का इंटीग्रल? एफ नहीं नहीं, इनवर्स। उसको तरीके से क्यों कर रहे हो? तो मैंने कल कराए थे इसको, कल कराया था ना जी। किसको कराया था ये टेस्ट में था या डाउट में पूछा था? सर किसी लिमिट्स डिफरेंट लिख रखी है बस, इसमें सेम क्वेश्चन है वो पहले जैसा। इसमें क्या ही कर रखा है कि फंक्शन 1 1 on 2 है, 1 1 फंक्शन है, 2 का 3 है, 3 का 5 है। तो 2 3 एंड 3 5 से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। कितना आएगा ये? 2x - 1 आ जाएगा, यही तो है, ये इक्वेशन है तुम्हारा। अब ये बोल रहा है कि 2 से 3 2x - 1 dx, इसको इंटीग्रेट करके देखो 4 आएगा, आई थिंक 4 ही आएगा। x² - x, सॉल्व करो, x² - x। ठीक है, तो ये मतलब ये हमारा सुटेबल फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स निकालना आता है? जरूरी थोड़ी, मैं तो कह रहा हूँ एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि यही तरीका करना है, लेकिन कोई एक तरीका तो आना चाहिए कम से कम। तो इसका इन्वर्स निकालो यहाँ से, एफ इनवर्स एक्स जिनको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? 1 + x/2, ये आ गया। अब करो इसका इंटीग्रेशन, कर पाओगे जो पूछा है क्वेश्चन में? हाँ सर, कर दूंगा। तो ये 43 है। आगे आते हैं भाई। फोर्टी वन में क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy⁴ अकर्स ऑन द इलिप्स एट द पॉइंट दिस, देन y² = 2। हाँ, तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर आता है एक, तो वो में तो दूसरा मेथड भी है,
वन वेरिएबल में जैसे कन्वर्ट करते थे हम लोग। ये सब मुझे ऐसा लग रहा है तुम बिगिनर हो, जिनको ये सब डाउट आ रहा है ना, बिलीव में तुम अभी बिगिनर हो, तैयारी शुरू की हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट जो बच्चा पीवाईक्यू कर रखा है उसके लिए तो बहुत इजी होना चाहिए, और पीवाईक्यू नहीं किया तो सॉल्व करो। ये सब का कोई लेवल नहीं है इन सब क्वेश्चन का। मतलब जिन बच्चों ने पीवाईक्यू सॉल्व किया उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जिनको मुश्किल लग रहा है तुम्हारी तैयारी भी कम है, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ है। क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्लास में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं सिलेबस जब कर रहे थे। इसलिए पहले कहते हैं सिलेबस कवर करो, पीवाईक्यूज ढंग से करो, फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी लगेगा। या तो लाग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व करो, और नहीं तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। क्लास में 2-3 तरीके से हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर मैं इसको वन वेरिएबल बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लेता हूँ, रख दो यहाँ पे। तो एफ एक्स वाई में एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वाई को हटा देंगे तो इसका मान लो अभी सिर्फ जी एक्स बोल देता हूँ। तो एक्स की पावर 6 और वाई स्क्वायर ये है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इसका क्यूब। और पहले बात दूसरी बात ये है कि इस मेथड में क्या दिक्कत है, ये मेथड है मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर। अब अगर ये नहीं आता तो सीखो, फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें सिंपल होता है, एक फंक्शन है प्लस लैम्डा टाइम जो कांस्टेंट दे रखा होता है, इसको उधर बुला के कांस्टेंट लिख दिया। फिर क्या किया, पार्शियल डेरिवेट, ऐसे तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रहा है कि एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो उसने एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब उसमें क्या लिखा मतलब नहीं, अप्रोच तुम्हें समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन तुम खुद अपना करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के और लैम्डा के रेस्पेक्ट में, फिर उससे एक इक्वेशन निकल के आ जाती है। उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो वहाँ से निकाल लिया इसने, वाई स्क्वायर 1/2 आ गया, डायरेक्ट तो आंसर आ गया, क्या दिक्कत है। ये भी एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम मैक्सिमाइज करें, या तो वाई में ही ले आते ईजी रहता, तो मैं एक्स स्क्वायर को हटा देता हूँ ना, बेटर रहेगा, क्योंकि हमें वाई चाहिए ना, तो हम एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं। तो पूछा वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। मतलब क्लास जिन लोगों ने अटेंड किया उनको 2-3 तरीका बताया था, एक तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, दूसरा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तीसरा तरीका लाग्रांज मल्टीप्लायर है। तीनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको वाई में ले जाओ, बेटर है, क्योंकि वाई ही तो चाहिए मुझे बाद में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की पावर 6 है, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब इंटू वाई 6, तो वाई 6 और एक्स स्क्वायर की जगह ये रख दो। यही है, उसको सिंप्लीफाई कर लो। ये है, तो ये अभी मान लो ये जी ऑफ वाई है, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ये कौन सा कर्व था, ये जो कर्व है ये इलिप्स है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि -2 + 2 इधर 1 इधर -1, तो मैंने तो वाई में कन्वर्ट किया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इस कर्व के पॉइंट्स हैं, तो कहाँ से वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक होगी। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 से 1 तक। तो ये एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करने को बोला है, तो मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करो। तो इस फंक्शन को क्या करो, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो इस इंटरवल पे। अब ये पता होगा जब क्लोज इंटरवल मुझे एज अ डोमेन दिया होता है तो ये एब्सोल्यूट मैक्स में एब्सोल्यूट मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से जी डैश वाई निकाल लो, इसको 0 पुट करो, फिर यहाँ से y की कुछ वैल्यू आएगी, ये इसमें आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है उसको इग्नोर करो। फिर 1/1 देखो जी वाई में है ना, जी एंड पॉइंट -1 1, मान लो यहाँ फॉर एग्जांपल y की वैल्यू k आ गई, जो भी वैल्यू आएगी, तो g ऑफ k निकालो। और फिर देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो मैक्सिमम वाला सेलेक्ट करो, वही आंसर होगा। तो ये अप्रोच है, तो सॉल्व करो इस तरीके से। तो मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो इस इंटरवल में, यू फाइंड। तो जब क्लोज इंटरवल डोमेन होता है तो या तो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या एंड पॉइंट होगा। तो जब क्रिटिकल पॉइंट जो निकलता है तो 1/1 फंक्शन में रख के देखो, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट जो क्लास 12th में भी था, ये चीज़ है। और नहीं तो लाग्रांज मल्टीप्लायर तो कर ही रखा है वहाँ पे, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर। सिलेबस 100% कंप्लीट करो,
और तुम ये सोचते हैं कुछ पार्ट छोड़ देते हैं फिर टॉप कर लेंगे, तो भाई तुम छोड़ रहे हो, दुनिया तो नहीं छोड़ रही ना, ये चीज़ है। तो आगे क्या है भाई, 26। और जैम के पीवाईक्यू, गेट के पीवाईक्यू कर लोगे, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बशर्ते 2-3 बार सॉल्व करोगे तब होगा। क्या था जी 26 में क्या है, पावर सीरीज इक्वल टू, तो ये सीरीज एक्सपेंशन देखना है इसका, सिंप्लीफाई करो, क्या दिक्कत है, कर तो रखा है सॉल्यूशन। एन स्क्वायर है, इसमें एन ऐड किया, एन सब्ट्रैक्ट किया, इसको ब्रेक किया, एक्स की पावर n-2 अपन n-2 फैक्टोरियल एंड n-, क्या दिक्कत है भाई इसमें, किसको डाउट है, आजाद क्या डाउट है इसमें, सॉल्यूशन लिखा तो है, अब कितनी बार लिखवाओगे, यही तो मैं भी यही लिखूंगा, इसमें डाउट क्या है ये बताओ। सर ये एन स्क्वायर जो साथ में दिया वो समझ में नहीं आया था। समझ नहीं आया मतलब, ये क्वेश्चन है, तुमसे क्वेश्चन तुमसे थोड़ी बनवा रहा, क्वेश्चन गिवन है, तो एन स्क्वायर है एन क्यू, इसको तुमको क्या मतलब, जो है उसको सॉल्व करो। अरे भाई इसको तो वहां सॉल्यूशन है, तो मैं तो कह रहा हूँ उसको समहाउ तुम्हें टेलर सीरीज एक्सपेंशन पे ब्रेक करना है, तो ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, तो डायरेक्ट तो कोई एक्सपेंशन बन नहीं रहा है, तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो इसने बनाया, कैसे बनाया, इसने इसको लिखा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, एन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ये एन कॉमन ले लिया, एक में ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, तो एन इंटू n-1 अपॉन एन फैक्टोरियल, फिर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो सीरीज आ गई। अब ये जो समेशन है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ये भी ई की, समझ नहीं आ रहा, खोल कर देख लो, तो ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये भी ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, तो क्या। ओके सर। अब इससे ये मतलब थोड़ी कि एन स्क्वायर दिया तो समझ नहीं आया, एन स्क्वायर एन क्यू भी दे सकता है, n4 भी दे सकता है, वो तो क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हें जो दिया उसको सॉल्व करना है, ये चीज़ है। अब तुम्हें क्या एकदम आसान सा दे देगा तो तुम क्या सब कर लेगा, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा किस बच्चे में दिमाग है किस में नहीं है, वही तो देखना है उनको कि कौन सोच पाएगा कौन नहीं सोच पाएगा, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा आगे, ये है। इसे तो प्रैक्टिस करनी है, ये भी ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है। एक्स ज्योमेट्रिक पी है, पी 1/n है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x अपॉन n मोर देन a एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगेन वो तो थ्योरम, देखो अब ये एक रिजल्ट होता है, यहाँ जो रिजल्ट लिखा है ना कि ज्योमेट्रिक में प्रोबेबिलिटी x मोर देन x होता है q की पावर x, जहाँ x की वैल्यू ये होती है, तो उसने यूज कर लिया, तो यहाँ p 1/n है, q 1-1/n है। अब मुझे समझ तुम्हारा डाउट क्या है, समझ ये नहीं आ रहा मुझे, सिंपल ये प्रोबेबिलिटी निकालना, बेसिक क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन वहाँ भी है। मेरा ये कहना है कि मैं अगर सॉल्यूशन लिखूंगा मैं भी यही सॉल्यूशन लिखूंगा, तो मेनली तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ पर डाउट है, तुम्हें क्या ये फॉर्मूला नहीं पता है, या तुम्हें ज्योमेट्री कभी सुना ही नहीं है तुमने, या प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आता है, तो जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई, मतलब कहाँ पे तुम्हें डाउट शुरू हुआ वो पूछो एग्जैक्टली, सॉल्यूशन लिखवाओगे मैं भी यही लिखूंगा जो इसने लिख रखा है, सेम ही लिखेंगे, उसमें क्या अलग लिखूंगा मैं, या समेशन कर सकते हैं। तो एक ये रिजल्ट होता है ज्योमेट्रिक में, x मोर देन x q की पावर x, जहाँ x की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 ये है, और उसमें नहीं पता था ये। p 1/n है तो q 1-1/n है ना, तो ये सब याद रखो, मान लो जो बीच में जो प्रोसेस में जो चीज़ें आ रही हैं जो आपको नहीं याद है तो लिख लो एक जगह, नोट्स बना लो कि हाँ ज्योमेट्रिक p में ये रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन x q की पावर x। अब ये हो गया तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x मोर देन n a, तो स्मॉल x की जगह आपका an हो गया, और p 1/n है तो q हो गया 1-1/n, तो 1-1/n, अब पावर जो है ना, अब बस लिमिट लगा दिया तो e की पावर -a हो गया, आ गया। तो ये तो समझना है, सॉल्यूशन देखो ये तो समझ आएगा, पहले खुद ट्राई करना है तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन भी नहीं समझ तो फिर पूछो कि यहाँ मुझे डाउट है, ये चीज़ है। 33 में क्या है, सपोज x1 x2 xn इज रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दे दिया, अच्छा, और
तो 100 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, तो इसके लिए क्या होता है सर, ये 2-3 तरीका अप्रोच है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बीटा है ना। हालांकि ये पूछेगा नहीं, क्योंकि आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में क्या है, पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है, या तो एक्सपोनेंशियल आएगा या नॉर्मल आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखना सिलेबस में लिख रखा है, तो एक्सपोनेंशियल आएगा या नॉर्मल आएगा, उससे रिलेटेड आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए। तो ये तो आना नहीं चाहिए, फिर भी अगर निकाला तो क्या किया होगा इसने, इसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, पाइवट क्वांटिटी बनाए। पाइवट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ इसने क्या किया है, 5 थीटा माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, पाइवटल क्वांटिटी बनाते थे, फिर पाइवट क्वांटिटी से हम लोग थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे। तो पाइवट क्वांटिटी क्या लोगे यहाँ पे, तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक्स की पावर 5 थीटा और 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो मतलब बीटा 5 थीटा कॉमा 1, वही लिखा ना, बीटा फर्स्ट काइंड, मतलब बीटा फर्स्ट काइंड है 5 थीटा कॉमा 1, तो माइनस लॉग एक्स। अच्छा, तो यहाँ से इसने एक रिजल्ट यूज़ कर लिया फिर से। तो भी वेरीफाई करना क्या ऐसा होता है, माइनस लॉग एक्स कह रहा है एक्सपोनेंशियल 5 थीटा होगा। तो 2 मिनट का काम है इसको वेरीफाई करना, है ना, मतलब उसमें क्या करना है वो भी नहीं लगेगा, कि अगर y बराबर मैं माइनस लॉग एक्स ले लूँ, तो हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, अगर x का पीडीएफ पता है तो y का पीडीएफ होगा एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। यही फॉर्मूला है ना, इसमें वेरीफाई कर लेंगे क्या आएगा। x का पीडीएफ हमें पहले से पता है, पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो x का जो पीडीएफ हमारे पास है 5 थीटा x की पावर 5 थीटा माइनस 1, x बिटवीन 0 एंड 1, y लॉग x है, तो फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x है, और ये 0 से 1 है, तो ये नेगेटिव होगा, तो मोनोटोनिक तो है। एंड तो पुट कर लो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/x, तो डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना, मॉड हटा दे मॉड एक्स ना, तो माइनस हट जाएगा। अब ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया 5 थीटा एक्स की पावर 5 थीटा, ऐसा कुछ आ गया जी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको y में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी तो x में है ना, ये x वेरिएबल में, हमें तो y में चाहिए, क्योंकि पीडीएफ तो y का लिख रहे हैं। तो एफ वाई इन वाई, तो हमें y में चाहिए, तो x में है अभी ना, तो हमने x को क्या लिया हुआ है, y बराबर लॉग x, तो x हो गया e की पावर माइनस वाई, तो रख दो यहाँ पे। तो 5 थीटा e की पावर माइनस 5 थीटा y, और x 0 से 1 में था, और लॉग x है, तो y लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस लॉग एक्स प्लस इन्फिनिटी, लॉग 0 1, सॉरी लॉग 1 0, तो 0 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया y का पीडीएफ। अब देखो, तो ये उसने डायरेक्टली यूज़ किया है, क्योंकि ये थ्योरम है, तो मैं प्रूफ करके जस्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो ये जो स्टेप यूज़ किया, तो हो सकता है तुम्हें यहाँ नहीं पता हो, तो वेरीफाई कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। उसने कहा कि x बीटा 5 थीटा 1 है, तो वो कह रहा है कि माइनस लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल 5 थीटा होगा। तो या तुम्हें पता होगा या तुम्हें नहीं पता होगा, नहीं पता है तो इस तरह ड्राइव कर लो, और पता है तो आगे बढ़ो। ये है, अगर नहीं पता है तो ये ड्राइव किया मैंने, देखो यहाँ पे कि ये बीटा 5 थीटा 1 है, तो ये आ गया, तो एक्सपोनेंशियल 5 थीटा आ गया। अब आगे यूज़ किया, तो अगर तुमने डेरिवेशन देखे होंगे क्लास में, जब मैं कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ा रहा था, चाहे नॉर्मल में या एक्सपोनेंशियल, पहले हम पाइवट क्वांटिटी बनाते थे, पाइवट क्वांटिटी से वो इंटरवल लिख देते थे क्यू के टर्म में, आई मीन उसको सिंप्लीफाई करके थीटा के टर्म में लाते थे, वही से भी कर रहा है, तो यहाँ भी तो सेम ही है। फिर माइनस से ना आगे और रिजल्ट यूज़ किया कि माइनस 5 थीटा लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, फिर माइनस 10 थीटा लॉग एक्सपोनेंशियल 1/2, एक्सपोनेंशियल 1/2 आप जानते हो काई स्क्वायर 2 है, फिर उसने समेसन लगा दिया होगा, तो समेसन लगा दिया, काई स्क्वायर 2n हो गया, तो टेस्ट स्टेटस से काई स्क्वायर 2n वाला हो गया। तो इसमें देखो काई स्क्वायर 2n हर ऑप्शन में यूज़ किया है, तो यहाँ लिखने में टाइपिंग में गलती की है, तो अब बस ये है कि तुम्हें देखना है सर हो जाएगा। है ना। मतलब वही, अब जैसे हम लोग करते थे क्लास में कि कहाँ से कहाँ तक लोगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, एंड देन उसको इक्वेशन सॉल्व करके थीटा के लिए इंटरवल निकाल लो, थीटा के लिए जो इंटरवल आएगी वही कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो ये चीज़ है। तो मैंने पाइवट क्वांटिटी बनाना, पाइवट क्वांटिटी से हम लोग जैसे ड्राइव करते थे क्लास में वैसे ही करना है। क्या डाउट है भाई इसमें,
x equal to number of people selected at random that you must ask in order to find someone with the same birthdays as yours. Assume that each day of the year is equally likely in your February 29. So what is the probability x more than 400? तो x है number of people selected at random that you must ask in order to find someone with same birthdays as yours. ओके तो x मतलब वैसे लोग हैं जिसको तुम पूछ रहे हो. मतलब x बोलना है नंबर ऑफ पीपल हु हैव सेम बर्थडे एज योर्स ना, ये कहना चाह रहा है. सर शायद कितने जन को हम पूछेंगे तो कोई एक मैच हो जाए, वैसा हो सकता है. एटलीस्ट वन विल हैव, है ना. x मोर देन 400 इसका क्या मतलब है? मतलब ये बोलना है x नंबर ऑफ पीपल यू मस्ट आस्क. अच्छा तो मतलब कितने लोगों से पूछो, x वो नंबर ऑफ पीपल है जिसमें कम से कम एक लोगों का मतलब कम से कम 2 का बर्थडे सेम होगा, यही कहना चाह रहा है ना, मैच करेगा. तो 1 माइनस कर लिया इसने ना, उसने क्या लिखा है x लेस देन इक्वल टू n, और हमें वही n चाहिए. एक्चुअली क्या पूछ रहा था हमें, प्रोबेबिलिटी दैट ये बोला था ना until you in order to find someone with the same birthday as yours. अच्छा as yours तो तुम्हारा जो बर्थडे वही बर्थडे वाला कोई आदमी, मतलब तब तक पूछो जब तक कि तुम्हारा बर्थडे वाला कोई आदमी ना मिल जाए, इस तरह से कहना चाह रहा है. तो ये है. सो अगर इफ आस्क्ड टू n पीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैच, तो तुम्हारा जो बर्थडे उसको छोड़ के कितने दिन फेवरेबल चॉइस है, 364 चॉइस है अपॉन 365, ईच वन है ना विल हैव 364 चॉइसेस एक्सेप्ट योर बर्थडे. नो मैच का मतलब ये हो गया. और प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मैच, तो x लेस देन इक्वल टू n. सर वो एटलीस्ट वन मैच जो है लेस देन इक्वल टू n कैसे हो जाएगा? मतलब कह रहा है कि n लोगों को पूछा तुमने ना, तो n लोगों में कम से कम एक लोग है, कम से कम एक n लोगों को तुमने पूछा तो उसमें कम से कम n पीपल है, कम से कम एक लोग है जिसका बर्थडे तुम्हारे बर्थडे के सेम है, ऐसा कहना चाह रहा है ये, है ना. एटलीस्ट वन विल हैव सेम बर्थडे एज योर्स इन द n पीपल. तो x लेस देन, x है नंबर ऑफ पीपल यू आस्क्ड, तो कम से कम एक का बर्थडे होगा इसलिए लिखा था 1 माइनस नो मैच कर दिया. अच्छा सर वो तो p x इक्वल टू n होना चाहिए ना, मैं वही इसको छोड़ दो, ऐसा तुम सोचो, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि x क्या है, नंबर ऑफ पीपल यू मस्ट आस्क दे हैव द सेम बर्थडे एज योर्स. तो बताओ तुम्हारा सामने वाले का बर्थडे वही होगा जो तुम्हारा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/365. अब मुझे बताओ, पूछेगा नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ज्योमेट्रिक हो जाएगा. हाँ तो यही यहाँ पे यही क्वेश्चन तो है कि तुम तब तक पूछ रहे हो जब तक कि, है ना, कोई एक नहीं मिल जाता. फाइंड समवन विद द सेम बर्थडे. हाँ तो इसको छोड़ो तुम, इसने क्या किया है, अनडायरेक्टली किया वही है, लेकिन तो ये हो गया x इज द नंबर ऑफ पीपल यू आस्क टू गेट द सेम बर्थडे एज योर्स. तो तुम्हारा बर्थडे जो है, सेम बर्थडे होना सक्सेस है, यहाँ पे डिफरेंट बर्थडे होना फेलियर है. तो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस वो है यहाँ पे. तो तुम्हारा x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक 1/165, 1/365, ये ज्योमेट्रिक है. फिर देखो क्या होगा. तो अभी हमने एक रिजल्ट यहाँ यूज किया था, देखो अभी जो उसको बता रहा था मैं, ये वाला फिर हो जाएगा. मैं ज्योमेट्रिक अभी बता रहा था ना, x मोर देन x क्यू की पावर x, यस सर. ज्योमेट्रिक p नंबर ऑफ सक्सेस वाला, जहाँ x 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यूज कर लो. और तुम्हारे क्वेश्चन में x है ज्योमेट्रिक 360, 1/365 लगा लो. अब p 365 है तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, आ गया ना. ये 400 है तुम्हारे क्वेश्चन में, और ये 364/365, यही आंसर है यहाँ पे. ठीक है, 364 पावर n, यही है फॉर्मूला, q की पावर x का x मोर देन x, q की पावर x. तो वो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जो रिजल्ट था वही यूज हो जाएगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या डाउट है? थ्योरम में क्या है, x एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है, मतलब रेट 1/2 है, तो सैंपल साइज 5 है यहाँ पे, 1 से 5 तक.
तो क्या वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस सेकेंड, या तो अलग अलग निकाल लो या थ्योरम यूज कर लो, जो थ्योरम होता है एक, ये तो है n सर माइनस ये ऐसे आई, डायरेक्ट थ्योरम है क्या? हाँ ये थ्योरम शायद है, n माइनस आई टाइम आई प्लस वन टाइम्स एक्स आई, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली गलती से ब्रैकेट मिक्स कर दिया है, एक्स आई माइनस वन एक्सपोनेंशियल थीटा, ये है थ्योरम आई थिंक। तो उससे कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग निकालो। अरे भाई एक तो मुझे समझ, इसमें डाउट क्या है तुम्हारा, एक दिक्कत ये है ना, ये नहीं सर, क्वेश्चन, डाउट नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि ये थ्योरम कुछ क्योंकि वैलिड ये थ्योरम क्वेश्चन है तुम कि ये नहीं। अप्रोच नहीं भी यूज करोगे तो 50 अलग अप्रोच हो सकता है जिससे मैं कर सकता हूँ सॉल्व। तो क्या जरूरत है मुझे यही अप्रोच सीखना है, तुम अपने तरीके से तुम्हें कुछ तो नहीं आता सर, होगा मैं वैसे सॉल्व नॉर्मली करो। किया हूँ, बस ये इजी रहेगा इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा था कि ऐसे कुछ डायरेक्ट थ्योरम है क्या। थ्योरम है ये जो लिख रखा है, n माइनस आई प्लस वन इंटू आई एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस आई माइनस वन एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल थीटा, इस तरह से कुछ कर रखा है। अब आई को फिक्स कर लो तुम्हारे क्वेश्चन का नीड के हिसाब से, तुम्हारा आई में नीड क्या है, 3 - 2 बोल रखा है, तो आई को 3 रख लो तुम्हारे नीड के हिसाब से। तुम्हारे क्वेश्चन में n5 है, तुम्हारे क्वेश्चन में i3 है, पुट करो उससे आ जाएगा, नहीं तो सिंपली हम अलग अलग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का निकाल लेंगे तब भी। थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखूंगा, लेकिन वही थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट कर तो सकते हैं सॉल्व, ये है, इससे आ जाएगा, करो इसे सॉल्व ये। तो ये सब जैसे नई रिजल्ट जो निकल के आ रही है बीच में तुम्हें जो नहीं पता है, तो उसको एक जगह नोट कर लो, तो वो क्या रहेगा आगे फिर जैसे उस तरह क्वेश्चन या उसी अप्रोच जो क्वेश्चन रहेगा तो वहां तुम्हें यूज करने में इजी होगा। मॉक टेस्ट यही फायदा ना, या पीवाईक्यूज का यही फायदा था कि जो सब सिलेबस पढ़े, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें याद नहीं आया, छूट गया होगा, तो वो जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें नए नए अप्रोच दिख रहे हैं, या नया थ्योरम्स दिख रहा है, नया रिजल्ट दिख रहा है, तो उसको एक जगह लिख लो, या मॉक टेस्ट में नए रिजल्ट दिख रहे हैं तो उसको लिख लो एक जगह, सो दैट आगे उसको यूज कर सको, ये चीज है। इसमें क्या है, a CFA candidate conduct a statistical test about mean value of the random variable x, x mu naught against not equal to mu naught. C obtained a test statistics value 2.2 given 5% level value v value. क्या दिक्कत है भाई इसमें, क्रिटिकल ना, फिर जरूरी है कि वो जो किया वही हमें करना है, सिंपल अपने तरीके से करेंगे। इसमें इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू में है, पी वैल्यू वाला, बहुत सारे नहीं, एटलीस्ट इस तरह क्वेश्चन तो है ही, क्योंकि पी वैल्यू लास्ट 2-3 साल में ही आया, पहले तो आता नहीं था। तो क्वेश्चन है इसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है, तो इसका क्रिटिकल रीजन एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मॉड मोर देन के, ये इसका टेस्ट रिजेक्शन रीजन है। अब पी वैल्यू में क्या होता है, के की जगह ऑब्जर्व वैल्यू यूज करते हैं हम लोग, तो के की जगह ऑब्जर्व वैल्यू यूज कर लो, किसकी ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है, सी ऑब्टेन्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2.2, तो लगता है इसी की ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है तुम्हें, तो 2 पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि मॉड है ना, मॉड की वजह से 2 पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो के है ना, जब हम पी वैल्यू का फॉर्मूला लिखते थे क्या होता था अगर याद हो तुम्हें तो, मॉड टी मोर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टी व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये चीज़ है। तो यहाँ साइज अल्फा चूंकि यूज़ नहीं किया हूँ तो यहाँ म्यू नॉट ही रहेगा, अगर साइज अल्फा यूज़ करता तब म्यू नॉट लिखता, तो यहाँ जेड अल्फा बाई 2, तो इस के की जगह मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज़ करनी है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जेड है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड जेड मोर देन इक्वल टू के, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो मॉड जेड और ये के की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.2। अब क्या ये नहीं निकाल सकते तुम, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑलरेडी यूज़ कर लिया मैंने, ये सर हो जाएगा। तो करो भाई, इस तरह क्वेश्चन है एग्जाम में, पहले ये निकालो, इसमें जेड 2 पार्ट है तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 टाइम कर दो, उसने वही किया है कि 2 टाइम करके, 2 टाइम करके z मोर देन 2.2 निकाला है। अब ये 5 यूज़ करके जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा होगा, यहाँ नहीं दिया था, हमारी गलती है, वरना देना चाहिए एग्जाम में, है ना, जैसे उसने यूज़ कर लिया 0.139, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तो है ना, तो ये होगा, एग्जाम में दिया होगा कि 5 है, 5 के टर्म में या दिया होगा या डायरेक्टली आपको z दिया होगा कि ये वैल्यू क्या होगी, है ना, तो उससे आ जाएगा। तो ये तुम पुट कर लो, ये 0.13 है तो 0.26 आ जाएगा। तो यहाँ मतलब यह है कि एग्जाम में यहाँ ये लोग पता नहीं क्यों लिखते हैं, इसको जो डेटा यूज होता है वो लिख के देना चाहिए ना। नेक्स्ट क्लास भी 3 का क्लास हो गया।
सो लास्ट क्वेश्चन क्या है? 36 में क्या है? अर्लियर सीक्वेंस x0 x1 डिफाइंड बाई कंडीशन दिस। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दे रखा है इनिशियल x0 0 है, x1 1 है, xn+1 है, xn+n टाइम। हाँ, डी को चेक कर लीजिए, डी कैसे कंडीशनली xn+2 माइनस x2 कंडीशनली कन्वर्जेंट है। निकाल लेंगे सिंप्लीफाई करके, उसमें क्या है। तो ये x2 लिखा है, तो अगर x0 x1 पता है तो x2 हम नहीं निकाल सकते यहाँ से। x2 की वैल्यू कितनी आएगी? रखो n को 1, तो x2 की वैल्यू निकालने के लिए x1, तो हम n को 1 रख रहे हैं, 1 इंटू x0 बाई n+1, तो x1 है 1, x0 है 0, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ से पहले तो एक काम करो, एक्सप्लिसिटली xn निकालो। पहले तो सीक्वेंस निकालना पड़ेगा ना क्या है। सर एक्सन तो कॉची है तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, इसको अगर स्प्लिट कर दे तो लेफ्ट साइड कन्वर्जेंट है, -n/2 होगा, तो ये तो डाइवर्जेंट ही है, नहीं तो नहीं, तुम्हें कंडीशनली अच्छा कन्वर्ट। अच्छा, अरे xn कौची है, जैसे सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज से कैसे हो गया? xn कौची होने से सीरीज थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। हाउ डू यू नो कि ये कन्वर्ज करेगी? एक्चुअली आपको यहाँ से ना पहले एक्सन निकालना पड़ेगा, एक्सन है क्या, तब जाके समझ आएगा। ऐसे नहीं होगा। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n+1 टाइम xn+1 इज इक्वल टू xn+n xn-1, ये है ना। अब इसको हम क्या करते हैं ना, रिकर्सिवली इसको हम ऐड करेंगे, तो कुछ वैसा कर सकते हैं क्या, जैसे n टाइम xn+1 प्लस xn+1 इज xn n टाइम xn-1, तो n तो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करे बिना अगर एक्सन को सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों तरफ तो आ जाता है एक रिलेशन, xn+1 माइनस xn इक्वल टू -n/n+1 इंटू xn माइनस xn-1। अच्छा, तो उससे रिकर्सिवली कुछ मिलेगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पहले xn निकाल लेना है एक्सप्लिसिटली। फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा आ गया, एग्जांपल के लिए n² n³ या कुछ ऐसा आ जाएगा, तो हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ से निकालना पड़ेगा xn, ये है। कहते होता है ना xn कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस 2, कैसे पता चला इसको कि xn कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है 2 पे? और अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची क्यों नहीं है? अच्छा, फॉल्स पूछा है, ओ तो कन्वर्जेस 2 फॉल्स होगा, तो यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है ना। तो तुम जो कह रहे हो कंडीशनली कन्वर्जेंट, तुम जो कह रहे हो वही तो फॉल्स ही तो पूछा है स्टेटमेंट में। तो 3 BCD फॉल्स है, इसका मतलब ए कॉची होगा, और ये 2 पे कन्वर्ज नहीं कर रही होगी। फॉल्स पूछा ना इसमें, तो ये है। तो मैं कह रहा हूँ एक्सन निकालो ना, तुम जो कह रहे हो ठीक है, मैं अगर उससे करके देखूं कि चलो एक्सन घटा दिया तो उससे क्या मिलेगा, xn+1 माइनस xn करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बट इससे कुछ रिकर्सिव रिलेशन अगर आएगी तो मतलब एक्सन मुझे चाहिए, क्या मिलेगा?
तो ये कैंसिल हो गया, एक्स एन कैंसिल हो गया ना, और एन अगर तुमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया तुम्हारा माइनस भी चाहो तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना एक्स एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन ऐसा आ रहा है, देखो चेक कर लो भाई कैलकुलेशन। तो यहाँ से ओके, तो इसको रिपीटेडली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो हमने लिखा है कि अभी हमने क्या लिखा है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल है माइनस एन अपॉन एन प्लस वन एक्स एन माइनस वन। इसको रिकर्सिवली यूज करो और इसको लिखते जाओ, लास्ट में यहाँ लिख दो एक्स टू माइनस एक्स वन, या यहाँ तक लिखो एक्स वन माइनस एक्स जीरो तक। अब यहाँ क्या आएगा टर्म, ये बताओ कि यहाँ कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये रिकर्सिवली यूज करके लिख लो, तो यहाँ से भी निकल गया सीक्वेंस, लेकिन तो डिफरेंस आया लेकिन तो कॉची का पता चल जाएगा इससे। लेकिन हम सर की डिफरेंस को ऐड कर देंगे फिर, लेकिन सीरीज का नहीं हो रहा। हाँ, अगर इसमें सीरीज लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कन्वर्जेंट है कि नहीं, कॉची है कि नहीं है। लेकिन हमें तो एक्सप्लिसिटली चाहिए ना सीक्वेंस, तो वो कहाँ से आएगा। ये तो उसको कंटिन्यू करोगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे माइनस एन अपॉन एन प्लस वन था, फिर ऐसा ही नेक्स्ट अगर लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, माइनस एन माइनस वन और ये एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू आ जाएगा, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो अब हो गया प्लस में एन माइनस वन। ये प्रोसेस चलता रहेगा ना, तो ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पता है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वन बाई एन प्लस वन टाइप का समथिंग, ये प्लस माइनस वन जो भी बनेगा देखना पड़ेगा एन क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा प्लस या माइनस वन। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका सीरीज लगाएंगे, डाइवर्जेंट होगी, तो ये कॉची तो नहीं होगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा ना, तो ऐसा आ जाएगा, तो एक्स एन प्लस वन बराबर आ गया एक्स एन प्लस दिस। अच्छा, तो यहाँ से एक सीरीज वो आ गई, ओके। देखो यहाँ थोड़ा सा ना, थोड़े से वो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन क्या है। जैसे एक्स एन माइनस वन, यहाँ माइनस था, फिर यहाँ नेक्स्ट में प्लस हो जाएगा, फिर अगले में माइनस हो जाएगा। तो क्या साइन लेके चलोगे, प्लस या माइनस में क्या रखोगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ वन है तो पूछ रहा हूँ, वन है तो क्या साइन रखोगे, प्लस या माइनस। माइनस ही रखते हैं। कितनी बार आएगा डिपेंड करता ना एन क्या है ना। जैसे एन के हाँ। साथ माइनस था, एन माइनस वन यहाँ है तो प्लस आएगा, ये हो जाएगा, फिर अगला माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ये चलता रहेगा। तो वन से लेके एन तक ऑल्टरनेट है, तो ये इवन ऑड पे डिपेंड करेगा ना, वही कह रहा हूँ, ये तो इवन ऑड पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं मान लो एन हमारा इवन है, तो इवन के साथ माइनस है, तो ऑड के साथ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। एन अगर ऑड लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये चीज़ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक चीज़ समझ आया कि हमें ये प्लस या माइनस वन बाई एन प्लस वन होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स एन प्लस वन इज एक्स एन प्लस माइनस वन बाई एन प्लस वन, ये होना है। ठीक है, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि कब प्लस कब माइनस। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एन यहाँ ऑड है तो माइनस है, तो ऑड वाले में माइनस लेना पड़ेगा।
n अगर इवन है तो प्लस लेना पड़ेगा, तो ऑड में माइनस, इवन में प्लस लो। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ना, x0 0 है, x1 1 है। तो अगर माइनस मान लो रखूँ यहाँ पे, जैसे ये है, तो यहाँ क्या चेंज आएगा तुम ये बताओ। एक में प्लस एक में माइनस, ये ऑल्टरनेट चलेगा एक्चुअली। तो मुझे लग रहा है ये जो सीक्वेंस है ये कुछ इस टाइप का होना है। ये जो एक्सन है ना, ये कुछ इस टाइप का होगा, 1 - 1/2 या -1 + 1/2 -1/3 + 1/4 -1/5, इस तरह से कुछ बनाएगा। इसको फर्दर खोलोगे तो क्या होगा, xn - 1 मान लो प्लस 1/n, जैसे प्लस माइनस कह रहा हूँ ना मैं, तो एक n के लिए प्लस एक माइनस, यहाँ जो मैं लिख के बता रहा था तुम्हें, फिर से देखो। हाँ मतलब खोलते जाएंगे x0 हाँ, तक। वो ओपन होते चला जाएगा, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टाइप ये का। तो हो जाएगा ना हाँ, कन्वर्जेंट। तो ये तो कुछ ऐसा है, -1n/n टाइप की सीरीज है xn, ऐसी कुछ। तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट तो है। ये कन्वर्जेंट है बट फिर वो कन्वर्जेंट नहीं रहेगा और क्या, और ये कुछ log 2 पे, कुछ -n/2 ऐसा log 2 पे शायद जाएगी। तो क्या होगा, log 2 होगा, देखो ये शायद log 2 पे कन्वर्ज करेगी। एक्सपेंशन चेक कर लो, 1 + 1 ना, हाँ log 2 पे कन्वर्ज करेगी। तो इसीलिए सही तो है, आ तो गया। देखो मेनली जो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है ये वाला पार्ट, कि हो क्या रहा है, मैं फाइनली लिख देता हूँ कि जैसे हम लिख रहे थे ना, xn + 1 - xn, तो यह था -n/n + 1 xn - xn - 1 होगा क्या, नेक्स्ट टर्म में प्लस आएगा, जैसे मैं लिखा था ना, तो नेक्स्ट टर्म में बनेगा n - 1/n + 1, फिर होगा xn - 1 - xn - 2, फिर नेक्स्ट टर्म में माइनस होगा n - 2/n - 1। वो रिकर्सिवली यूज़ कर रहा हूँ मैं, वही चीज़, इसी रिलेशन को फिर से यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। कैंसिल हो गया, कैसे यूज़ किया यहाँ दिखाया मैंने करके। यहाँ लिखा था -n, ये n कटता चला जाता है, ये है, तो ये आता चला जाएगा n - 3 एंड सो ऑन। तो ये जैसे यहाँ पे जब हम x1 - x0 लिख रहे हैं, तब यहाँ सोचना पड़ेगा कि +1/n या -1/n। तो ये दो चीज़ें हैं, तो n ऑड इवन का चक्कर है। n जैसे यहाँ पे हम 1 ऑड है, और यहाँ अगर n ऑड मान लो तो यहाँ माइनस है ना। n अगर यहाँ इवन लोगे तो यहाँ फिर प्लस लेना पड़ेगा, उस तरह से दो चीज़ें हैं। तो इसलिए ऑल्टरनेट चलेगी सीरीज, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है, चलती रहेगी। तो डायरेक्टली मुझे लगता है इस तरह की कुछ सीरीज बनेगी, ठीक है। तो इसलिए शायद ये सही होगा। ठीक है, चलो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गेट क्लास। तो अगले क्लास 29 का डिस्कशन होगा, ठीक है, टेस्ट 29।